यहाँ पे क्लास हम थे कि हमारे पास जो टर्मिनेशन ऑफ चेन है उसको करवाने के 3 वेज हैं या 3 मेथड्स हैं कि या तो ये जो आपके पास जो चेन है, ग्लोइंग चेन है, उसमें से एक प्रोटॉन जो है वो लूज कर जाए या रिमूव हो जाए। और वो प्रोटॉन कहाँ से रिमूव हो, जो आपका कैटायनिक चार्ज है, यानी जिस कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज है उसके जो एडजेसेंट कार्बन है वहां से एक प्रोटॉन जो है वो लीव कर जाए इन द फॉर्म ऑफ एच पॉजिटिव। एच पॉजिटिव की फॉर्म में वहां से प्रोटॉन अगर लीव कर जाता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देके जाएगा, जो कि यहाँ पे इस कार्बन जो एंड है आपका, जो पॉजिटिव एंड है या जो एम्प्टी ऑर्बिटल है उसके साथ ओवरलैप करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देंगे और ये जो चार्ज था यहाँ पे इस एंड पे वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तो ये मेथड है कि आपके पास जो पॉलीआइसोब्यूटाइलीन ब्यूटाइलीन जो पॉलीमर है उसमें से एक प्रोटॉन जो है वो लीव कर जाए। अगर आप देखो तो ये अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा प्रोटॉन यहाँ से लीव कर जाए, जो कि आपकी अल्फा पोजीशन बनती है एडजेसेंट टू दिस पॉजिटिव चार्ज, यानी ये अल्फा कार्बन है और यहाँ से जो प्रोटॉन लीव करेगा वो अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा प्रोटॉन होगा। तो अल्फा प्रोटॉन एलिमिनेशन हो जाए यहाँ से, तो आपके पास क्या बनेगी, अल्कीन अनसैचुरेशन आ जाएगी बनने वाले आपके पॉलीमर में। लेकिन जो आपका पॉलीमर जो है वो डेड पॉलीमर में या उसकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी। या दूसरा मेथड हम क्या कर सकते हैं, जैसे अभी हमने HCl के केस में अभी बात की थी कि जो वहाँ पे जो चेन टर्मिनेशन के लिए न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर होता है या न्यूक्लियोफाइल के थ्रू आप चेन टर्मिनेशन करवाते हो, तो वहाँ पे उस इनिशिएटर में न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी अवेलेबल है जो कि चेन टर्मिनेशन करवा सकता है। बट इन केस ऑफ ल्यूस एसिड्स अगर आप यूज करते हो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड, इनके केस में आपके पास कोई न्यूक्लियोफाइल स्पीशी अवेलेबल नहीं है, आपको एक्सटर्नली ही कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड करना पड़ेगा। सो अगर आप कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड करते हो तो वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक एंड पे अटैक करेगा। ठीक है, और इस कार्बन पे अटैक करेगा जो कि पार्शियल पॉजिटिव है, जो कि इलेक्ट्रोफाइल है आपके पास, उस पर अटैक करेगा और इस तरह जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और यहाँ पे भी आपके पास जो चेन ग्रोथ है वो टर्मिनेट हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा जो थर्ड मेथड है हमारे पास चेन ग्रोथ टर्मिनेशन का, वो ये है कि उसी तरीके से अगर आप कोई स्पीशीज सपोज एक्स वाई कोई मॉलिक्यूल है, कोई आपके पास जो है वो सॉल्वेंट है, तो वो उसके साथ आप रिएक्ट करवाओ। तो जिस तरह हमने चेन ट्रांसफर की बात की थी अभी रेडिकल पॉलीमराइजेशन के में, उसी तरीके से यहाँ पे भी चेन ट्रांसफर रिएक्शन हो आपकी ग्रोइंग पॉलीमर चेन के साथ। बट यहाँ पे क्या होगा कि एक स्पीशी जो आपके पास एक्स वाई मॉलिक्यूल है उसमें से एक स्पीशी एज अ न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगी आपके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एंड पे और उसको न्यूट्रलाइज कर देगी या उसको डेड पॉलीमर में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, और जो आपका वाई एंड है, जो दूसरा एंड है, अदर एंड ऑफ द मॉलिक्यूल है, वो एलिमिनेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ केटाइन, यानी वाई पॉजिटिव की फॉर्म में। ठीक है, और ये फिर उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे फिर एक लिमिटेशन आ जाएगी कि ये जो वाई पॉजिटिव है ये एक नेक्स्ट फ्रेश पॉलीमर चेन ग्रोथ को इनिशिएट कर सकता है। तो ये 3 मेथड हो गए हमारे पास पॉलीमर चेन को टर्मिनेट करने के। क्लास ये समझ आ गई है? यस मैम। अच्छा, उसके अलावा एक और जो बात है यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस करने वाला वो ये है, जिस तरह हमने बात की थी कि रेडिकल आपकी CH2 एंड पे क्यों अटैक करता है, स्टेरिक रीजन होते हैं आपके, रेजोनेंस रीजन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं, जो कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप अगर इसको जस्टिफाई करोगे तो वो रेडिकल के केस में था। इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हो तो आपका जो अटैक के बाद आपका जो इनिशिएटर है या आपका जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है वो CH2 के साथ अटैच हुआ और आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे इस कार्बन पे आया है जो कि आपकी मोर सब्स्टिट्यूटेड है। तो एक तो आपका आपको पता है कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एंड पे जब आता है तो वो स्टेबलाइज होता है। ठीक है, दूसरा अगर आप देखो तो यहाँ से अटैक जो है, यहाँ पे अटैचमेंट फेवरेबल है, यहाँ पे जो BF3 की CH2 एंड पे अटैचमेंट है वो स्टेरिकली आप कह लो नहीं है, जबकि अगर CH यहाँ पे जाके अटैचमेंट होती तो वो स्टेरिकली हिंड्रेड होती। प्लस अगर आपका यहाँ पे जाके BF3 इस कार्बन पे अटैच होता जो कि 2 मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है,
उस कार्बन के साथ अगर आपके BF3 की अटैचमेंट होती और पॉजिटिव चार्ज आपकी CH2 वाले एंड कार्बन पे आता, तो उस केस में वो कार्बन एंड जो है वो उतना सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, पहली बात तो इसलिए वो स्टेबलाइज नहीं है, ठीक है। वहाँ पे कोई ऐसी स्पीशी नहीं है जो उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करे। यहाँ पे बहुत से रीजंस हैं हमारे इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए। एक तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एंड है, दूसरा मोर सब्स्टिट्यूटेड क्या कर रहा है बेसिकली, एक तो इंडक्टिवली स्टेबलाइज कर रहा है इसको, क्योंकि इंडक्टिवली मिथाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज इंडक्टिवली भी स्टेबलाइज है। दूसरा जो आपके पास रीजन है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाने का, वो ये है कि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, और हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू भी ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे स्टेबलाइज है एज कम्पेयर टू अगर ये पॉजिटिव चार्ज आपकी CH2 वाले एंड पे आता, ठीक है। ये कुछ रीजंस हैं अटैक करवाते वक्त जो आपने देखने हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो अल्कीन कैटायनिक पॉलीमराइजेशन करती हैं वो कौन कौन सी हैं? प्रोपाइलिन होगी, आइसोब्यूटाइलिन होगी, विनाइल एसीटेट हो गया, स्टाइलिन हो गया, ये आपके पास जो है वो अल्कीन है जो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन करती हैं। और अगर ये करेंगी क्लास, तो इन पहला स्टेप उसी तरीके से क्या होगा कि ये सारे के सारे जो आपके मोनोमर्स हैं वो कंबाइन करेंगे आपके इनिशिएटर्स के साथ, ठीक है। सपोज अगर BF3 को ही हम लेते हैं, तो ये सारे के सारे जब BF3 के साथ कंबाइन करेंगे, तो यहाँ मैंने लिखा है इन सबके केस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस वाले एंड पे आएगा, जो कि मोर सब्स्टिट्यूट एंड है, ना कि CH2 वाले एंड पे आएगा। और हर एक के केस में आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो कि पहले केस में भी ये रीजन है, आपके पास मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। इसी तरह यहाँ पे भी वही रीजन आ गया है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करेगा और इस पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा बहुत स्टेबलाइज करेगा, ऑल्दो इसका इलेक्ट्रॉन विल इफेक्ट भी है, बट यहाँ पे ये रेजोनेंस के थ्रू इसको स्टेबलाइज करेगा। देन फिर आपके पास आ जाता है अगर फिनाइल ग्रुप हो, तो फिनाइल आपको पता है कि यहाँ से यहाँ पे भी रेजोनेंस के थ्रू जो है आपकी कॉन्जुगेशन पॉसिबल है इस पॉजिटिव चार्ज की विद द रिंग, जिसकी वजह से यहाँ पे भी ये स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये सारे रीजन हैं कि पॉजिटिव चार्ज आपकी को क्यों सब्स्टिट्यूटेड एंड पे आता है, क्योंकि वहाँ पे वो ज़्यादा स्टेबलाइज होता है। और आपका जो इनिशिएटर है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड एंड पे ही क्यों अटैक करता है, क्योंकि वो स्टेरिकली फेवरेबल होता है। अब यहाँ पे एक जो एंड पॉइंट लास्ट पॉइंट रह गया डिस्कस करने वाला, वो ये है क्लास के अगर इन केस आपके पास जो प्रोपिगेटिंग साइट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ पे कहीं पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो, ठीक है, तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाती है और आपके पास जो इंटरमीडिएट है, कैटायनिक इंटरमीडिएट जो कि बनता है, वो आफ्टर रीअरेंजमेंट जो है आपके पास, वो रीअरेंजमेंट किस तरह पॉसिबल हो सकती है? हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू, के हाइड्राइड जो है यानी हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट कर जाए, ठीक है, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए या 1 to मिथाइल शिफ्ट हो जाए। तो 1 to मिथाइल शिफ्ट या 1 to हाइड्राइड शिफ्ट आपके कैटायनिक इंटरमीडिएट में अगर हो जाए, तो आपका इंटरमीडिएट रीअरेंज हो जाता है और रीअरेंज होने के बाद वो स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरह जो बनने वाला आपके पास न्यू पॉलीमर है वो जाहिर सी बात है आपके पास इसमें दोनों की तरह के यूनिट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, रीअरेंज यूनिट्स भी और वो यूनिट्स भी जो कि अनरीअरेंज हैं। जैसे यहाँ पे क्लास उसने बात की है कि ये वाला जो आपका कार्बोकेटाइन एंड है, ये जो कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। अब क्या होता है कि ये वाले जो एंड है, इस वाले एंड से दिस वन, यहाँ से हाइड्राइड जो है वो शिफ्ट कर जाता है, यानी H नेगेटिव के फॉर्म में वो यहाँ से जो है वो लीव करेगा और यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा या अटैक कर लेगा। तो इस वाले कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, देखो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे जो आपका था, यहाँ पे क्लास जो आपका पॉजिटिव एंड था वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो ठीक कर लेना, ये CH किसके साथ डायरेक्ट कंबाइन है, CH2 बैक पे। अच्छा, ये आपका हाइड्राइड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और इस वाली कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इस वाली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन पहले ये आपका इंटरमीडिएट था, जब पॉजिटिव चार्ज थ्रू 1 to हाइड्राइड शिफ्ट नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट होता है,
तो अब आपके पास बनने वाली कार्बोकेटाइन टर्शरी हो जाती है, जो कि ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी। अगर आप इस कार्बोकेटाइन चार्ज को देखो, जो कि अब इस कार्बन पे है जिसके साथ हाइड्राइड यानी हाइड्रोजन थी पहले, जो कि शिफ्ट कर गई है आपकी इस वाले एंड पे, तो अब ये वाला जो एंड है जिसपे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया है आफ्टर रीअरेंजमेंट, तो ये जो कार्बोकेटाइन है ये 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये आपका टर्शरी कार्बोकेटाइन है और ये आपका ज्यादा स्टेबल वन है एज कम्पेयर टू दिस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, और अब ये जो रीअरेंज प्रोपेगेटिंग साइट है ये देन रिएक्ट करेगी आपके ग्रोइंग आपके मोनोमर के साथ, तो अब आपके पास जो बनेगा पॉलीमर उसमें रीअरेंज प्रोपेगेटिंग साइट भी प्रेजेंट होगी। सो अगर कहीं पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट उसी सूरत में आपने करवानी है अगर आपके पास कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी इफेक्ट हो रही है या वो ज्यादा हो रही है। अगर इन केस कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा आफ्टर रीअरेंजमेंट, तो आपने रीअरेंजमेंट नहीं करवानी। ठीक है, रीअरेंजमेंट उसी सूरत में करवानी है आपने कि आपके पास जो है वो स्टेबिलिटी इफेक्ट हो रही है, और दूसरा रीअरेंजमेंट डिपेंडेंट होती है आपके रिएक्शन टेम्परेचर पे। ठीक है, कि अगर आप जो है वो रिएक्शन टेम्परेचर जो है वो चेंज करोगे तो आपकी जो रीअरेंजमेंट है वो भी इफेक्ट होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्लास ये समझ आ गया या नहीं? यहाँ पे क्लास एक प्रॉब्लम गिवन है कि ये कुछ मोनोमर्स उसने आपको गिवन दिए हैं, और यहाँ पे उसने कहा है कि अगर ए में जितने आपके पास 3 टाइप्स 3 एग्जांपल्स हैं, विनाइल नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है, तो इन सब में इसी तरीके से विनाइल टॉलुइन है आपके पास, विनाइल एनिसोल है, पैराविनाइल एनिसोल। तो ये सारी जो है आपके पास गिवन जितनी भी स्पीशी हैं इनको आपने बताना है कि इसमें से केटायनिक पॉलीमराइजेशन अगर आप करवाते हो तो कौन ज्यादा फेवरेबल है और कौन लेस फेवरेबल है। ठीक है, तो वो कैसे आप बता सकते हो, वो आप इस तरह बता सकते हो कि पहला काम आपने क्या करना है, जब आपने इनिशिएटर का अटैक करवाना है तो आपने इन सब के CH एंड पे पॉजिटिव चार्ज लेके आना है। ठीक है, इन सबके जो CH यानी सब्स्टिट्यूटेड एंड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर आप उस पॉजिटिव चार्ज को देखो कि कौन ज्यादा स्टेबलाइज कर सकता है। अब आपको पता है इन केस ऑफ एनिसोल ये जो ऑक्सीजन है ये रेजोनेंस के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो वो क्या करेगी, वो बेसिकली उस पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज करेगी जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर के जरिए। इसी तरीके से मिथाइल जो है वो भी स्टेबलाइज करेगा सेकेंड इफेक्ट के थ्रू। ठीक है, यानी सेकेंड नंबर पे, और जो आपका नाइट्रो है वो डिस्टेबलाइज करेगा। ठीक है, क्लास ये समझ आया या नहीं? मैंने आपसे कहा है आपने जो पॉजिटिव चार्ज जो है उसकी स्टेबिलिटी देखनी है। जाहिर सी बात है कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशी पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज करती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीशी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीशी जो है जैसे यहाँ नाइट्रो ग्रुप है, वो क्या करेगा, वो इस फिनाइल रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, इसको अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंट करेगा, और फिर वो यहाँ से मतलब जो आपके जो पॉजिटिव चार्ज की जो स्टेबिलिटी आपने करनी थी वो नहीं होगी, क्योंकि रिंग भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो रिंग में इस पॉजिटिव एंड को, ये इस कार्बन एंड को स्टेबलाइज नहीं करना, क्योंकि उसकी अल्टीमेट जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो नाइट्रो ग्रुप विड्रॉ कर रहा है उससे। ठीक है, सो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो सबसे कम है आप कह लो, या यहाँ पे जो आपके पास नाइट्रो ग्रुप है वो डिस्टेबलाइज कर रहा है आपके पॉजिटिव चार्ज को, जबकि बाकी जो 2 केसेस हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो मिथॉक्सी में जो ऑक्सीजन है इसके जो लोन पेयर हैं वो रेजोनेटिकली इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्जुगेट करेंगे रिंग के साथ। जब कॉन्जुगेशन होगी तो अल्टीमेटली वो कॉन्जुगेशन आपके CH एंड के साथ भी जाएगी, और वो कॉन्जुगेशन जो है इसी वजह से आपके उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगी। सो यहाँ पे बनने वाला जो कैटायनिक स्पीशी है वो स्टेबलाइज है, फिर यहाँ पे और इस केस में सबसे लेस स्टेबल कैटायनिक स्पीशी है, इसीलिए अगर आप इस पॉलीमराइजेशन की इनकी एबिलिटी को डिस्कस करो तो इसकी सबसे हाई होगी, फिर इसकी सेकेंड नंबर पे होगी, उसकी थर्ड नंबर पे होगी। समझ आ गया? इसी तरीके से जो नेक्स्ट है इसमें आप मुझे बताओगे।
क्लास सेकंड एग्जांपल में किसकी ज्यादा होगी? लास्ट वाले की होगी। लास्ट वाले की, इसकी यहाँ पे आपका जो चार्ज है वो CH पे आएगा। आप CH पे देखो, CH के साथ जो आपके पास जो है वो कौन कौन से स्पीशीज अटैच हैं। इस केस में ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैच है, इस केस में कार्बोनाइल डायरेक्ट अटैच है, इस केस में मिथाइल है। फिर सेंटर वाले के बीच में ऑक्सीजन डायरेक्टली होता है इसमें। क्या कह रहे हो सुनो, दोबारा बोलो। मैं कह रही सेकंड वाले के बीच में ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है। गुड, सेकंड वाले की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि देखो क्लास ये आपके पास है, ठीक है, ये आपके पास है। अगर यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस एंड पे अगर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि यहाँ एम्प्टी पी ऑर्बिटल है। ठीक है, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है, वो लोन पेयर उस एम्प्टी पी ऑर्बिटल के साथ जो है ओवरलैप करेंगे और थ्रू कॉन्जुगेशन उधर उस एम्प्टी पी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो है वो रेजोनेंस पॉसिबल है। ठीक है, अगर रेजोनेंस पॉसिबल है तो रेजोनेंस के थ्रू आपके पास यहाँ पे कैनोनिकल फॉर्म जो है वो आप लिख सकते हो, या रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आप लिख सकते हो, जो आपका क्या हो जाएगा कि आपका जो चार्ज है, एक तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, और आपका जो चार्ज है वो आपके ऑक्सीजन वाले एंड पे चला जाएगा। ठीक है, सो इट मींस कि जो चार्ज है वो रेजोनेंस के थ्रू, हमेशा रेजोनेंस क्या करती है, चार्ज स्प्रेड कर देती है, डीलोकलाइज कर देती है और चार्ज को रिलेटिवली स्टेबलाइज कर देती है। तो इस केस में थ्रू रेजोनेंस आपका जो चार्ज है वो डीलोकलाइज हो रहा है, या आपका जो चार्ज है वो स्प्रेड कर रहा है मॉलिक्यूल को, जिसकी वजह से वो स्टेबलाइज हो रहा है। जबकि अगर आप दूसरा केस देखो तो उस केस में बजाय ये कि चार्ज को स्टेबलाइज करे स्पीशी, आपके साथ क्या डायरेक्ट अटैच है, आपकी जो कैटायनिक सेंटर है उसके साथ डायरेक्ट कार्बोनाइल अटैच है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कार्बोनाइल डायरेक्ट अटैच है, जो कि खुद एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, क्योंकि उसका जो कार्बन एंड है वो आपका पार्शियल पॉजिटिव एंड है। सो अगर वो पार्शियल पॉजिटिव है, उसके साथ पॉजिटिव चार्ज, एक परमानेंट पॉजिटिव चार्ज एक स्पीशी पे प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे डिस्टेबलाइजेशन है। ठीक है, तो अगर हम इनकी एबिलिटी की बात करें तो इसकी एबिलिटी ज्यादा होगी, फिर इसकी एबिलिटी होगी, फिर थर्ड वन पे इसकी एबिलिटी होगी। समझ आ गई क्लास? ठीक है, अच्छा अब इस ये जो थर्ड वाली है वो आप खुद करोगे, मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी। ठीक है क्लास। अच्छा, और दूसरा ये है कि आपकी स्ट्रेंथ क्यों कम है, 40, 33, इससे ज्यादा तो किसी भी क्लास में नहीं होती।